हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, करुणा नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, आज जिस विषय पर हमारी क्लास की चर्चा होनी है वो विषय है उत्पादन फलन समीकरण एवं प्रकार। इसके पहले हम लोगों ने उत्पादन फलन की एक व्याख्या की थी, जिसके अंतर्गत उत्पादन फलन है क्या, उसको प्रभावित करने वाले जो घटक थे और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज के लेक्चर्स में हम मूलतः उत्पादन फलन के प्रकार की चर्चा करेंगे, जो हमें समय के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है और इसे समीकरण के रूप में, गणितीय रूप में किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। जो भी छात्र इस क्लासेस से जुड़ रहे हों वो क्लासेस के दौरान अपना नाम, अपना सेमेस्टर और अपना रोल नंबर लिख करके मैसेज करें ताकि उनकी अटेंडेंस को नोट किया जा सके। स्टूडेंट्स, आइए इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इस क्लासेस से पहले जो लास्ट डे हम लोगों ने चर्चा किया था उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। उत्पादन फलन, फलन सब जब भी चर्चा होती है छात्रों तो फंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, और फलन की जब व्याख्या हम करते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में तो सीधा सा घटक है कि हमें प्राप्त होने वाला आउटपुट मतलब उत्पादकता का इनपुट के साथ संबंध क्या है। आप रिकॉल कर सकते हैं इस रूप में भी कि अगर हम कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन के दौरान हमें कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा, और इनपुट किसी एक इनपुट से उत्पादन नहीं प्राप्त होता है, तो इनपुट कई घटक होते हैं या कई प्रकार के इनपुट होते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में संलिप्त होते हैं। अब एक विचारधारा यह भी है कि पूरे घटकों को या पूरे फैक्टर्स को दो भागों में बांट सकते हैं, एक पूंजी और दूसरा श्रम। तो इसके आधार पर भी अगर मैं बातें कर लूं तो पूंजी और श्रम की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का उत्पादन पर क्या संबंध पड़ेगा, उत्पादन की मात्रा से प्राप्त उत्पादकता से क्या संबंध होगा, पूंजी की मात्रा में या श्रम की मात्रा में होने वाला परिवर्तन उत्पादन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इसी के फलनात्मक संबंध की व्याख्या उत्पादन फलन है। कुछ और अर्थशास्त्री हैं जो उत्पादन के 5 घटक की बात करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस की बात करते हैं। तो यह भी एक घटक है और इस घटक के रूप में भी फर्क पड़ता है। इस घटकों में होने वाला परिवर्तन भी उत्पादन की मात्रा को परिवर्तित करता है, प्रभावित करता है। तो इन घटकों को भी ध्यान में रखते हुए उत्पादन के घटकों में उत्पादकता में होने वाला परिवर्तन उत्पादन फलन के अध्ययन के श्रेणी के अंतर्गत आता है। आज इस क्लासेस में इन्हीं से जुड़े हुए जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उसके समीकरण की बात करेंगे। आइए सबसे पहले उत्पादन फलन की एक व्याख्या आपके सामने रखते हैं, जिससे इस समीकरण को व्याख्या करने में सहजता प्राप्त हो। स्पष्ट है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। उपादान मतलब इनपुट्स और उत्पादनों इसका मतलब आउटपुट के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादानों मतलब इनपुट्स के परिवर्तन से उत्पादन अर्थात आउटपुट के आकार में किस प्रकार अथवा कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा। इस प्रकार उपादानों की मात्रा अर्थात इनपुट्स की मात्रा, जो जो फैक्टर्स हम लगा रहे हैं उत्पादन में उनकी मात्रा, और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इसे गणितीय रूप में कई प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। आपके सामने पहला समीकरण स्पष्ट है, जहां पर Q हमारी उत्पादन है जो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कह सकते हैं, और फलनात्मक संबंध देखा गया है LKMIVE। ये कुछ फैक्टर्स हैं। आइए इन फैक्टरों की बात करते हैं। इन फैक्टरों में किसका क्या असर है। Q का मतलब वस्तु की X वस्तु की भौतिक उत्पादन मात्रा है जिसे हम आउटपुट कह रहे हैं। F फलनात्मक संबंध को व्यक्त कर रहा है, जबकि L श्रम साधन है, लेबर किसी भी फैक्टर्स में लेबर की मात्रा को एक्सप्लेन कर रहा है, के पूंजी की मात्रा को एक्सप्लेन कर रहा है, M लैंड की मात्रा को एक्सप्लेन कर रहा है, I रॉ मटेरियल्स की मात्रा को एक्सप्लेन कर रहा है, V पैमाने का प्रतिफल मतलब इनके रेशियो की मात्रा को एक्सप्लेन कर रहा है, और E इफिशियंसी अर्थात कार्यकुशलता को एक्सप्लेन कर रहा है। इनमें से किसी में भी परिवर्तन हो जाए, अगर श्रम बढ़ जाए तो उत्पादन पर कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, या पूंजी में परिवर्तन हो जाए, या भूमि में परिवर्तन हो जाए, या कच्चे माल में परिवर्तन हो जाए, या इनके प्रतिफल में, इनके पैमाने में परिवर्तन हो जाए, या इफिशियंसी में परिवर्तन हो जाए, किसी भी घटक में होने वाला परिवर्तन उत्पादन को प्रभावित करेगा। किसी भी घटक में होने वाले परिवर्तन का उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे स्पष्ट करने वाले फलनात्मक व्याख्या को, विश्लेषण को छात्रों हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। आइए छात्रों इसका एक और व्यू लेते हैं, एक और समीकरण की बात करते हैं।
जिस समीकरण में हम सामान्यतः पूंजी और श्रम की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपके सामने ऊपर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, Q इज द फंक्शंस ऑफ C एंड L। C का मतलब पूंजी और L का मतलब साधन, श्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं। जिन अर्थशास्त्रियों ने केवल उत्पादन के दो घटक माने हैं, उन अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देखा जाए तो Q इट मींस द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ द C एंड L। क्योंकि उत्पादन के विश्लेषण में केवल दो ही अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो उन्हीं के आधार पर इनकी व्याख्या की जा सकती है। अब अगर सी के अंतर्गत परिवर्तन होगा तो उत्पादकता में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखा जाएगा, या यल के अंदर परिवर्तन होगा तो उत्पादकता में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखा जाएगा। तो सी और एल के आपसी संबंध का क्यू के ऊपर, सी और एल के आपसी संबंध का क्यू के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे स्पष्ट करने वाले, इसे विश्लेषित करने वाले सिद्धांत को हम उत्पादन फलन कहते हैं। यह भी उत्पादन फलन के सैद्धांतिक अथवा समीकरणीय रूप में व्याख्या करने का एक क्रम है। एक और भी आपके सामने इक्वेशन नीचे दिखा है, आप देख रहे होंगे, Q is the function of WG, RN, IN, PR, S, PT। यह भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे भी किस समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। जरा इस समीकरण की बात मैं आपके साथ कर लूं। WG का मतलब है, यहाँ पर अगर इसके आशय को स्पष्ट किया जाए तो Q का मतलब X वस्तु की भौतिक मात्रा है, F का मतलब फलनात्मक संबंध है, WG वेज की बात कर रहा है। इसका मतलब उत्पादन में श्रम की मात्रा क्या लगी है। यह वही घटक है छात्रों, यह वही समीकरण है जिसके अंतर्गत उत्पादन के 5 घटक माने गए हैं, और इसके अलावा एक दो घटक और है, कच्चा माल और तकनीक, इसके साथ जोड़ दिया गया है। तो उत्पत्ति के पांचों घटकों को अगर देखा जाए छात्रों, उत्पत्ति के वो 5 घटक जिनकी व्याख्या सदैव से होती आई है, उन घटकों को देखा जाए तो पहला घटक हमारा वेज है, दूसरा घटक हमारा रेंट है। वेज का मतलब मजदूर है, जिसको आप मजदूरी के रूप में कहते हैं, जिसे हम श्रम के रूप में कहते हैं। तो पहला घटक हमारा वेज है, इसे आप चर्चा कर सकते हैं, श्रम। दूसरा हमारा भूमि है, जिसे हम किराया देते हैं। तीसरा हमारा पूंजी है, जिसे हम ब्याज देते हैं। चौथा हमारा इंटरप्रेन्योर है, जिसको हम लाभ देते हैं। और पांचवा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम वेतन देते हैं। तो वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सैलरी, ये 5 घटक, और साथ ही साथ उत्पादन में शामिल कच्चा माल और तकनीक, इन पांचों घटकों के प्रतिभाग से उत्पादकता में क्या परिवर्तन होगा, इसे उत्पादन फलन के रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है। अगर वेज की मात्रा बढ़ा दी जाए, मजदूर की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो उत्पादकता में, कुल उत्पादकता में क्या अंतर देखा जाएगा। भूमि की मात्रा बढ़ा दी जाए तो कुल उत्पादकता में क्या अंतर देखा जाएगा। ब्याज की मात्रा बढ़ा दी जाए, मतलब कैपिटल की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो कुल उत्पादकता में क्या अंतर देखा जाएगा। या इनमें से किसी भी एक मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए तो कुल उत्पादकता में पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करने वाले व्याख्या को हम फलात्मक संबंध के रूप में यहाँ देख सकते हैं। एक नई विचारधारा छात्रों, जिस विचारधारा में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्पादन के साधनों को सीमित किया ही नहीं जा सकता है। देयर आर लिमिटलेस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। उत्पादन के साधक असीमित हैं। उन संसाधनों की मात्रा को केवल 5 भाग में, केवल 6 भाग में, केवल 7 भाग में वर्णित कर देना ये संभव ही नहीं है। तो जो इस समूह के अर्थशास्त्री हैं, उन समूह के अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्पादन के घटक A, B, C, D से लेकर के N तक हैं, जहां तक उत्पादक के घटक हो सकते हैं। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, वो उनका यह मानना है कि किसी भी साधन की मात्रा में उत्पादन, अगर वह साधन उत्पादन की प्रक्रिया में एंगेज है, तो उसमें से किसी की भी मात्रा में होने वाले परिवर्तन का जो उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, संबंध होता है, उसे उत्पादन फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। आपको इस क्वेश्चन के रूप में दिख रहा होगा ABCDE टिल N। ABCDE यह क्या है, उत्पादन के विभिन्न साधन हैं। F क्या है, फलनात्मक संबंध है। और Q क्या है, उत्पादन की मात्रा है, जो उत्पाद की मात्रा हमको प्राप्त हो रही है। तो उत्पाद की मात्रा में ABCDE फंक्शंस में होने, फैक्टर्स में होने वाले परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे बतलाने वाले विश्लेषण को, इसे बतलाने वाले समीकरण को हम उत्पादन फलन कहते हैं। ये उत्पादन फलन के समीकरणीय व्याख्या के रूप में छात्रों। अब हमारे इस लेक्चर्स के अगली पड़ाव पर जहां हमें चर्चा करनी है, उत्पादन फलन के प्रकार कितने होते हैं, उत्पादन फलन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। प्रकार छात्रों पहले भी आपके साथ चर्चा हुई थी। उत्पादन फलन
मूलतः दो अवधि के लिए होते हैं, तो अवधि के आधार पर ही इसको विश्लेषित किया जा सकता है। प्रोफेसर वॉटसन कहता है इस संबंध की व्याख्या करने के लिए, संबंध की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए कहता है, एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उपादान के भौतिक संबंधों के साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। साधनों के प्रकार की व्याख्या करते समय स्पष्ट करता है वह कि उत्पादन फलन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है, विश्लेषित किया है, लेकिन समय तत्व को अगर आधार माना जाए, समय तत्व को अगर अध्ययन में शामिल किया जाए, तो उसके आधार पर उत्पादन फलन को सामान्यतः दो भागों में ही विभाजित किया जा सकता है। पहला जो घटक है, पहला जो प्रकार है, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन है, और दूसरा हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। इस लेक्चर में छात्रों हम अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन की केवल इंट्रोडक्शन पॉइंट की चर्चा करेंगे, क्योंकि विस्तृत विषय है। इस नाते अल्पकालीन उत्पादन फलन की और दीर्घकालीन उत्पादन फलन की इंडिविजुअल क्लासेस हमारी अगले लेक्चर्स में आपके सामने उपलब्ध होंगी। आइए इन दोनों का इंट्रोडक्शन लेते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन का आशय क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते किसे हैं? इसे कई नामों से छात्रों जाना जाता है। एक तो वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शंस या शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जैसा कि इंग्लिश में नाम है, हिंदी में नाम आप देखते होंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन। अनुपात क्या है? जो साधन हमारे उपयोग में उत्पादन में प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनके आपसी संबंध। अगर मैं कैपिटल और लेबर ही घटक को दो साधन मान लूं कि मेरे पास केवल उत्पादन के दो ही साधन हैं, पहला साधन कैपिटल है, दूसरा साधन लेबर है, तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए छात्रों, तो समय क्या होगा? सी और एल। अब इस स्थिति में देखिए, अल्पकाल में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कैपिटल को बदल सकूं, तो इस स्थिति में मैं कैपिटल 1 और लेबर 1 लेता हूं। इसका मतलब 1:1, एक उत्पादन में कैपिटल के साथ एक साधन हमारा कैपिटल का और एक साधन हमारा लेबर का लगा। अल्पकाल में मैं कैपिटल को नहीं बदल सकता हूं, तो ऐसी स्थिति में मैं कैपिटल को स्थिर रखते हुए मैं केवल लेबर की मात्रा को बदल देता हूं, एक के बजाय मैं लेबर की 2 मात्रा यूज कर लेता हूं। तो अब अनुपात 1:1 से अनुपात बदल करके 1:2 का अनुपात हो गया। पुनः आप देखिए, कुछ समय के बाद मुझे और उत्पादन करना है, तो उस स्थिति में मैं क्या करता हूं? कैपिटल की मात्रा को अल्पकाल में नहीं बदली जा सकती, क्योंकि उत्पादनकर्ता के पास इतना अवसर ही नहीं होता। आप एग्जाम्पल ग्रुप में आप देख लीजिए क्यों नहीं होता है अवसर। मान लीजिए एक दूध का व्यापारी दूध की बिक्री के लिए दूध को बाजार में लेकर गया, उस दिन संभवतः मांग अधिक हो गई, तो क्या उसके पास इतना समय है कि वो नए जानवर को क्रय करके दूध की उत्पादकता को कर ले? एक कपड़े के व्यवसायी के पास कपड़े तैयार करने की मशीनें हैं और वह कपड़े को तैयार करके बाजार में बेचने के लिए पहुंचा। इमीडिएट अगर मांग बढ़ जाए तो क्या इतना उसके पास अवसर है कि वो नई मशीनों को ला करके वो नया कपड़ा पैदा कर सके? संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैपिटल फैक्टर को इसीलिए कांस्टेंट मान लिया जाता है, क्योंकि अल्पकाल में इतनी अवधि नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? मजदूर की मात्रा को बढ़ाएगा और कपड़े की स्टिचिंग जल्दी करवाने की बात करेगा। तो इसी स्थिति को यहाँ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ देखिए, अगली बार साधन कैपिटल तो एक ही है और लेबर हमारा 3 हो गया, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे? अनुपात बदल रहा है, 1:1, 1:2, 1:3। तो इस बदलते अनुपात के कारण ही इसे हम बदलते हुए पैमाने का प्रतिफल या परिवर्तनशील अनुपातों का फलन भी कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है छात्रों। और शॉर्ट टर्म इस नाते क्योंकि अल्पकाल में उसके पास इतनी अवधि नहीं होती है, अल्पकाल में उत्पादनकर्ता के पास इतना समय नहीं होता है कि वह सारे साधनों को बदल सके, इसीलिए इसको अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसकी व्याख्या के स्वरूप आपके सामने लिखा गया है कि इसे परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन वाला फलन भी कहा जाता है। परिवर्तनशील उत्पादन फलन में उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उत्पत्ति साधनों के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी समीकरण के रूप में, टेबल के रूप में दिखाया। अल्पकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तनशील नहीं किया जा सकता है। समस्त संसाधनों में परिवर्तन स्थिर नहीं रखा जा सकता है, कुछ संसाधनों को परिवर्तनशील किया जा सकता है। पूंजीगत उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक आज अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, जबकि श्रम की इकाइयां परिवर्तनशील हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में पूंजी के उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक, इनको स्थिर रख करके जब हम श्रम की मात्रा को या कच्चे माल की मात्रा को बदलते हैं तो इनके अनुपात में परिवर्तन आता है। इसी कारण इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है छात्रों।
जब उत्पादन के कुछ साधन की मात्रा को स्थिर, जिसे अभी मैंने वर्णन किया, तथा अन्य साधनों की मात्राओं में परिवर्तन की जाती है, तब उसे परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन कहा जाता है। क्योंकि कुछ साधनों को अल्पकाल में ही स्थिर रखा जा सकता है, दीर्घकाल में तो साधन लगभग सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, इसलिए इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहा जाता है। दीर्घकाल वाले फलन को स्थिर पैमाना होने के कारण स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। आइए इस तथ्य को और आगे बढ़ाते हैं। इसी व्याख्या को स्पष्ट रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत किसी भी एक साधन अर्थात श्रम को परिवर्तनशील रखकर बाकी के सभी साधनों को स्थिर मान लिया जाता है। यदि अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए कोई फर्म एक साधन, जिसको श्रम हमने कहा, की मात्रा को बढ़ा करके अपने उत्पादन में वृद्धि करती है, तो स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच का अनुपात परिवर्तनशील हो जाता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों वाला उत्पादन फलन भी कहा जाता है। यह तो व्याख्या थी, यह तो परिचय था हमारे अल्पकालीन उत्पादन फलन का, जिसे हम अल्पकालीन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह अल्पकाल में है। अब आइए देखते हैं इसी के समानांतर दूसरा जो उत्पादन फलन हमारा, जिसको हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, उसकी विचारधारा क्या है छात्रों। दीर्घकालीन उत्पादन फलन की वह स्थिति है जिसमें उत्पत्ति के समस्त संसाधन को परिवर्तित किया जा सकता है। बस अल्पकाल का जो अनुपात है, उस अनुपात को स्थिर रखा जाता है, क्योंकि अल्पकाल का जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है वह कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है उत्पादक की दृष्टि से। कई अर्थशास्त्री यह भी कहते हैं कि वास्तव में दीर्घकालीन उत्पादन फलन कोई फलन नहीं है, बल्कि वह अल्पकालीन उत्पादन फलन का ही एक विस्तार है। इसीलिए कई जगह आपको देखने को मिलता होगा LAC इक्वल टू SAC इक्वल टू LAC, या वेरियस का सम्स ऑफ द SAC इक्वल टू LAC। कई प्रकार के अल्पकालीन औसत लागत बराबर दीर्घकालीन औसत लागत। तो यह तथ्य इस बात को प्रूफ करता है। कभी जब इस क्वेश्चन के रूप में अलग से चर्चा होगी तो इसके बारे में आपको एक लेक्चर के रूप में दिखाया जाएगा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का योग ही दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। उत्पादनकर्ता वास्तव में दीर्घकालीन उद्देश्यों को लेकर के नहीं कार्य करता, दीर्घकालीन रणनीति को लेकर के कार्य नहीं करता है, वो छोटी छोटी कई रणनीति को बनाता है, और जिस रणनीति में अल्पकाल में उसको सफलता मिलती है, उसी रणनीति को वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देता है। इसका मतलब अल्पकालीन अनुपात को आगे के अनुपात के लिए परिवर्तित कर देता है, क्योंकि अल्पकाल का जो अनुपात है वही अनुपात आगे भी स्थिर रहता है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में साधनों की मात्रा में परिवर्तन, सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन करता है, क्योंकि दीर्घकाल में उसके पास इतना अवसर प्राप्त होता है कि वह सभी संसाधनों को बदल सके। तो इसलिए समय की दृष्टि को अगर देखा जाए तो इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जा सकता है। और अगर साधनों में परिवर्तन की दर को देखा जाए तो चूंकि इसके साधन का अनुपात स्थिर रहता है, इसी कारण इसे स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन भी कहते हैं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शंस के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। रिटर्न टू स्केल भी इसको कहते हैं, क्योंकि स्केल स्थिर है, उस स्केल का प्रतिफल मिलता है, इसी कारण इसे पैमाने का प्रतिफल भी कहा जा सकता है। आइए इन्हीं तथ्यों को सेंटेंस के द्वारा, इन्हीं तथ्यों को व्याख्या के द्वारा स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार के उत्पादन फलन में सभी साधन, मतलब सभी इनपुट आदान जिसे कहते हैं, को परिवर्तनशील मान लिया जाता है, और उन्हें सभी साधनों को स्थिर अनुपात में बढ़ाया जाता है। अनुपात कौन सा? जो हमारे अल्पकाल में था, उसी अनुपात के आधार पर इन्हें बढ़ाया जाता है। जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ाना होता है, जो स्थिर अनुपात में प्राप्त हुआ है, उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है। इसका अभिप्राय है कि साधनों को परिवर्तनशील मानकर उत्पादन वृद्धि के लिए एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है, इसी कारण इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन अथवा स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन कहते हैं। दीर्घकाल में उत्पादनकर्ता के पास इतना अधिक समय होता है कि वह सभी साधनों को परिवर्तित कर सके, या सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जा सके, अर्थात उत्पादन के पैमाने को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इसीलिए इस स्थिर स्थिति में उत्पादन के वृद्धि पैमाने में परिवर्तन का फल प्राप्त होता है, और इसे हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। उत्पादनकर्ता चाहे तो उसी अनुपात में अपने पैरामीटर को, अपने पैमाने को बढ़ा ले अथवा अपने पैमाने को घटा ले, तो पैमाने में परिवर्तन संभव है। पैमाना स्थिर है और स्थिर पैमाने के अनुसार उसके प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, इसी कारण इसे स्थिर पैमाने का प्रतिफल या पैमाने का प्रतिफल के रूप में भी हम इसे जानते हैं। जब उत्पादन के किसी भी साधन को स्थिर नहीं रखा जा सकता, यानी जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तनशील रखा जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उसे परिवर्तनशील अनुपातों वाला उत्पादन फलन भी कहा जाता है। यह हमारे अल्पकालिक उत्पादन फलन की बात है, और चूंकि यहाँ पर
अनुपात बदल रहा है, तो इस नाते इसको क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ पर पैमाना स्थिर है तो इस नाते स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, और चूंकि पिछले वाले में मतलब अल्पकाल में पैमाना बदलता था, इस नाते उसको परिवर्तनशील अनुपात पैमाने का प्रतिफल भी कहा जाता था। चूंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। सभी साधनों में एक साथ परिवर्तन होने के कारण फर्म अथवा प्लांट का पैमाना भी परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण उत्पादन होने वाले इस प्रकार के परिवर्तन को हम पैमाने के प्रतिफल के रूप में या रिटर्न टू स्केल के रूप में शब्द के रूप में प्रयोग किए जा करते हैं। ये था छात्रों आज की क्लासेस में, जहां हमने चर्चा किया उत्पादन फलन के इक्वेशंस क्या हैं और उत्पादन फलन का प्रकार क्या है। अगली क्लासेस में हम आपके साथ उपलब्ध होंगे, जहां चर्चा हम करेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है और पूरी व्याख्या अल्पकालीन उत्पादन फलन के तथ्यों को लेकर के। आशा करता हूं यह लेक्चर्स जहां आपको हमने चर्चा की उत्पादन फलन के बारे में वो आपको अच्छा लगा होगा, और जरूर आपके समझ में जितनी आवश्यकता थी उस आवश्यकता को पूरा करने में लेक्चर प्रभावी रहा होगा। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही, धन्यवाद।